Let's fake it around once again. Hi guys, good evening. This is Sahil Khanna. Let's start with the session. So जो बोहर ने बोला कि जो एटम है मेरी जान, अगर बेसिक एटम का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मेरे पास एक स्फेरिकल चीज है। अभी थोड़ी देर में आई पेयर माय मैक विद द टैब, सो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा जब जरूरत पड़ेगी। सो मेरे पास एक एटम है। एटम में बेसिकली वी ऑल अंडरस्टैंड देयर इज अ सेंटर में एक छोटी सी बॉल है। दैट बॉल इज अ न्यूक्लियस। उस बॉल के अंदर वी ऑल नो दैट देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड जिनको हम इस लेक्चर में न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियॉन्स। एंड बॉल के आसपास देयर इज इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में गेड़ियां मार रहे हैं, K, L, M, N एंड सो ऑन। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स गेड़ी मार रहे हैं न्यूक्लियस की। देन देर इज 8। देन द थर्ड शेल में 18 हो सकते हैं, बट स्टेबिलिटी की वजह से देन देर इज अगेन 8 एंड सो ऑन। ये 10th क्लास तक हम पढ़ेंगे, सो आई स्टिक माई सेल्फ टू 10th, बट कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी इन टूडेज लेक्चर। तो यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, आई वांट एवरीबडी टू फोकस गाइस। आई डोंट माइंड यू ईटिंग साइड बाय साइड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट आई वांट यू टू बी फोकस्ड। सो अभी तक हम जो केमिस्ट्री में बात करते हैं, हम जनरली केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सो व्हेन आई से केमिकल रिएक्शन की बात करने का मतलब क्या है कि यार मैं बोलूं कार्बन, लेट्स टॉक अबाउट, अब लास्ट चैप्टर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा। कार्बन डाइ सॉरी मिथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2 प्लस H2O, यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, yes or no? Yes or no? We call this as the combustion of methane. तो मेरे को बचपन से मैंने एक ही चीज देखी कि यार जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कार्बन है तो कार्बन राइट पे भी होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन राइट पे भी होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन राइट पे भी होगा। आई ओनली बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि आई वुड से गाइस, रुद्र, हैव यू एवर सीन अ रिएक्शन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन प्लस समथिंग is giving you nitrogen plus something and the carbon is not there on the right hand side? We have never seen a reaction like this. Or probably we have never seen a reaction like this, that a hydrogen combines with the hydrogen to give you a helium. So, but do these kind of reactions exist where a hydrogen combines with another hydrogen to give you helium? In spite of the fact that on the right hand side of the react in the on the product side, on the reactant side, I'm so sorry, there is no helium. Such kind of reactions do exist. बट हमने आज तक नहीं पढ़ी, बिकॉज हम जनरली हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्शंस मेरी जान, हम रिएक्शंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरली रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। नो, केमिकल वर्ड का मतलब समझेंगे। एनीवन कैन हेल्प मी विद केमिकल नाउ गिविंग इट? ओके गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने सबको परमानेंटली म्यूट किया था, अब मैं परमिशन दे रहा हूं आपको अनम्यूट करने की, सो दैट यू कैन अनम्यूट, बट ओनली अनम्यूट इफ आई अलाउ यू। यू रेज योर हैंड एंड इफ आई से यू कैन स्पीक, देन यू कैन स्पीक। ओके? So give me meeting here. एक minute. Okay, allow participant to unmute. Okay. So I've given you the permission, but if you want to answer, you can raise your hand and on the I'll allow you. Then you can answer. If you don't want to raise your hand, it's absolutely okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? Who participates in a chemical reaction? Can anyone tell me who participates in a chemical reaction? Avni, can you tell me who participates in a chemical reaction? सर Active. इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। Which electrons, Avni? जो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। So let's name it. If you see, Priyansh, if you're paying attention, इलेक्ट्रॉन्स की बजाय हम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे तो आई थिंक सेंस ज्यादा बनेगी। एम आई राइट? आपने जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, चाहे वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चाहत क्या हुआ कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने अदिति पार्टिसिपेट किया, जो एलिमेंट की आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट की आइडेंटिटी कौन बताता है? जॉयना?
Electrons. दिव्यांश? Number of electrons. ओके दिव्यांश? एटॉमिक नंबर। लव यू ब्रो। एब्सोल्यूट। एक एलिमेंट का मेरे बच्चे एटॉमिक नंबर उसका आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी का मतलब यहां है बेटा, जो है ना, ध्यान समझ मेरे बच्चे, कि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अब कई बच्चे सर कहेंगे सर एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप्स का। अरे मेरी जान, आइसोटोप तो सेम एलिमेंट के होते हैं ना। अगर कार्बन छक्का भी है और कार्बन छक्का C612 भी है, C614 भी है, तो है तो C6 ही है, दोनों में 6 तो लगा ही हुआ है। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? प्रथम एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई। वर्ड पकड़ना, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो हम सब जानते हैं होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यस? अरे यस, मुंडिया हिलाओ, मुंडिया हिलाओ, यस और नो। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कोइंसिडेंटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, बट एटम में होते हैं। आयन में तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाता है। जो आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वैलेंस चेंज होता है। कोवेलेंट में भी शेयरिंग से नंबर चेंज होते हैं। कोऑर्डिनेट में एक बंदा दानवीर बन के, दानवीर करण की तरह किसी को देता है, तू जी ले अपनी जिंदगी, मेरे को नहीं चाहिए, तू बना दे। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिकॉज प्रोटॉन्स कहां है प्रशा? वेरी गुड, समझ गया मैं तेरी फीलिंग। प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, और तुम में से अगर कोई भी रजाई के अंदर बैठा, बाहर आ जाओ बेटा, ठीक है? सो प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड द गेम। Protons are inside the nucleus. Number of protons is equal to atomic number, which is the identity. Number of protons does not change, Deepika. So the identity does not change. So when we talk about a chemical reactions, जो अभी अब तक आपने पढ़ी आना, no new product is formed. Rudransh, Gurman, no new product is formed. वही चीज रीअरेंज होके मिल जाएगी नायशा अपने को। दिनारा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टॉप क्लास इंग्लिश, ठीक है? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कार्बन 6 प्लस समथिंग, या हाइड्रोजन, या व्हाट डू वी से, ये CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O, तो ये नई चीज राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन क्यों नहीं बन गया? राइट हैंड साइड पे नियॉन क्यों नहीं बन गई? तो अब मेरा जेनेसिस का बच्चा आंसर देगा, सर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। जोनाथन, गुड मॉर्निंग बेटा, सो गए? ठीक है सर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, एंड इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट, सो नो न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what happens. We have never spoken about it, you have never spoken about it. We talk about, Naman, we talk about, Nibun, we talk about what happens inside the nucleus. So who lives inside the nucleus? I think we all understand. Inside the, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा, नहीं तो ऐसा लगता है लेक्चर 5 घंटे चल जाएगा. So let's talk about who lives inside the nucleus. Inside the nucleus, we all know that it is the protons and the protons. Now you have to give me 1 minute. I am just pairing my tablet. Give me a minute, guys. कोई किसी को वो नहीं करेगा? वो जा मेरी जान. Guys, now can you see my black screen? Rajiv, can you see my black screen बेटा? सबको दिख रहा है? चार मुंडी ला दे. हाँ, awesome, ठीक है. So guys, let's start now. Okay. So when we talk about एक न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट यार, मेरा टैबलेट किधर गया? अरे मैंने, I did not on my pencil only. Okay. So एक न्यूक्लियस के अंदर, let's talk about, अब मैं only talking about न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं. Yes or no? Now also inside this nucleus, I also have बहुत सारे न्यूट्रॉन्स. सो मैंने क्या किया, प्रोटॉन्स दिखा दिए व्हाइट से, आई वांट यू टू पे अटेंशन, एंड न्यूट्रॉन्स दिखा दिए रेड से, एज इन द डायग्राम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स. जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स है मेरे बच्चे, दो प्रोटॉन्स, वी ऑल नो दैट प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज नल्ला पार्टिकल, मीन न्यूट्रॉन हैज जीरो चार्ज, दे आर न्यूट्रल. सो करणवीर क्या हुआ,
प्रोटॉन और प्रोटॉन बीइंग लाइक चार्जेस आना, इनके बीच में एक रिपल्शन होगी, वी ऑल नो दैट। सो अगर दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रही है मेरे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं हर प्रोटॉन, इफ यू सी, हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं ये जो बोल रहा हूं वो सही है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे कहीं ना कहीं आई कैन से दैट रिपल्शन फोर्स की वजह से एक न्यूक्लियस में, ध्यान से समझना, फोकस इज ओनली ऑन द न्यूक्लियस नॉट ऑन द एटम, जो न्यूक्लियस है मेरा एज अ होल, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं अट्रैक्शन रिपल्शन में, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। मुंडी लाएंगे सारे। तो अगर ये रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, इफ दिस रिपल्शन इज एग्जिस्टिंग, इसका मतलब बेटा, ध्यान समझेंगे, थोड़ी सी स्पीड स्लो करूंगा मैं यहां, इसका मतलब एवरी न्यूक्लियस विल हैव अ टेंडेंसी, आई एम यूजिंग द वर्ड टेंडेंसी, कि भैया न्यूक्लियस कहेगा यार मेरे को तो फट जाना चाहिए। क्यों फट जाना चाहिए? बिकॉज न्यूक्लियस में रिपल्शन है। अब अगर न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए, इफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इन अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, देन इसका मतलब मेरे बच्चे न्यूक्लियस को स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। और अगर न्यूक्लियस ही टूट गया, तो इसका मतलब बेटा एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मेरे आसपास, ये क्या हो गया, तो मेरे आसपास गाइस मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ओनली। अगर मेरे आसपास मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली मेरे आसपास कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मल्टीपल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सारी कहानी खत्म हो गई। अब न्यूक्लियस में रिपल्शन रियल फोर्स है, मतलब एग्जैक्ट जो मैंने समझाया वो एग्जिस्ट करती है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस रिपल्शन, ऐसा जो मैंने ये हाइपोथेसिस समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, स्टेबल भी है, इसका मतलब एटम भी स्टेबल है, तभी मैटर एग्जिस्ट करता है। यस और नो? है ना मेरे बच्चे? अब इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब कोई ऐसी ताकत है जो इस रिपल्शन फोर्स के बावजूद भी न्यूक्लियस को फटने नहीं दे रही है। आई रिपीट, कोई ऐसी अद्भुत ताकत है जो एक न्यूक्लियस को फटने की टेंडेंसी रखने हुए न्यूक्लियस को फटने नहीं दे रहा, इंटैक्ट करके रख रहा है, इट इज इंटैक्टिंग इट। ये क्या कर रहा हूं? ओके, ठीक है, इंटैक्ट करके रख रहा है कि भैया तू फटना तो चाहता है, बट मैं तुझे फटने नहीं दूंगा। एंड नाउ कम्स अ न्यू वर्ड इन योर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स? बहुत ध्यान सुनना, शायद ये वर्ड हमने बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, शायद नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर में एक बार था, बट उसको पढ़ाते ही नहीं थे ध्यान से स्कूल्स में भी, और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पूरे फिजिक्स में सिर्फ चार फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वर्ड्स पकड़ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पूरी फिजिक्स में चार फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मासेस के बीच में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में, मैग्नेट्स के बीच में होती हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मैग्नेटिज्म में पढ़ा। एक कंडक्टर, एक आयरन नेल्स मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करते हैं, और स्टेड के एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वॉट एवर वी स्टडीड, वो इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन कम्स योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। मेरे बच्चा, इन चारों के अलावा दुनिया में कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे हर बच्चे का दिमाग चल रहा होगा, सर कैसी बातें कर रहे हो? मैंने सर फ्रिक्शन फोर्स का भी नाम सुना है, मैंने नॉर्मल रिएक्शन का भी नाम सुना है, मैंने टेंशन फोर्स का भी नाम सुना है, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का भी नाम सुना है। मैंने तो, आपने खुद ही कितनी फोर्सेस पढ़ाई हैं मेरे बच्चे? जितनी भी फोर्सेस आप सुनते हो, इन चारों फोर्सेस के अलावा वो इन्हीं की सब टाइप्स हैं, और मैक्सिमम सारी इसकी सब टाइप है। ये बाप ऑफ ऑल द फोर्सेस है इन द कॉन्टेक्स्ट। चाहे आप नॉर्मल रिएक्शन बोलो, चाहे आप टेंशन फोर्स बोलो,
चाहे आप फ्रिक्शन बोलो, चाहे आप मस्कुलर बोल दो, मोर और लेस ऑल दीज फोर्सेस आर इन दिस कैटेगरी फंडामेंटल फोर्सेस। ये नाइन्थ की आपकी आईसीएसई की बुक में फर्स्ट चैप्टर में था। देयर ओनली फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: जीएफ, ईएमएफ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर। इसके अलावा मेरे बच्चे कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने क्लियर किया। जितनी भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं का सब टाइप्स हैं, देयर इज नो न्यू फोर्स दैट एग्जिस्ट। नाउ कमिंग बैक, अब क्या हुआ, एक न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट होने के लिए तैयार बैठा था, आई वांट यू टू पे अटेंशन मेरे बच्चे, उसको डिसइंटीग्रेशन से रोकता है एक इनविजिबल फोर्स जो हमने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सिर्फ उतनी रेंज में एग्जिस्ट करती है जितनी रेंज एक न्यूक्लियस की होती है। और ये मेरे बच्चे नाम से पता लगेगा, क्योंकि ये रिपल्शन को बैलेंस करेगी, ये अट्रैक्टिव नेचर की है। मतलब एक न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल होगा, आई रिपीट, एक न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल होगा, और मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के बनते हैं। तो यानी कि एक न्यूक्लियस में, ये बहुत खतरनाक बात है, प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के बीच में एक अट्रैक्शन भी होती है। इस अट्रैक्शन का नाम है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये मेरे जान, ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से एटम, सॉरी आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। इट इज द इट इज द बैलेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the electrostatic force of repulsion between the protons that balances these forces, that keeps the nucleus stable. अब यहां पे प्रथम जैसे बच्चे का एक डाउट आ सकता है, प्रथम कह सकता है सर, हाउ कैन टू प्रोटॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर, और हाउ कैन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन प्रोटॉन तो दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला मेरी जान कि दो प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन हो रही है। ये एक नई प्रकार की फोर्स है। इसका ये फोर्स कौन सी फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स मेरे बच्चे, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे बच्चे चार्ज पे डिपेंड करती है, कि चार्ज होगा तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई लिंक नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स की अभिमन्यु नेचर कैसी होनी चाहिए? कॉमन सेंस है, नेचर वैसी होनी चाहिए कि वो रिपल्शन को डोमिनेट ना करने दे। बिकॉज अगर रिपल्शन ज्यादा कर गई तो फट जाएगा, अगर फट गया तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो न्यूक्लियर फोर्स की नेचर है मेरे बच्चे, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हालांकि थोड़ा सा कल को एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में तो पढ़ेंगे कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेस के बियॉन्ड वो रिपल्सिव नेचर की भी हो जाती है। बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल बिकॉज दैट विल ब्लो योर माइंड ऑफ एट दिस यंग एज, बट व्हेन द राइट टाइम विल कम, विल डेफिनेटली टीच यू। कमिंग बैक, सो इट इज द बैलेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से एटम, आई एम क्या बोल रहा हूं मैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है। आई थिंक यहां तक सब मेरे साथ हो। ऑसम, लेट्स मूव अहेड। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यू कैन सेंड ऑन द चैट, आई कैन रीड द चैट। ओके, ऑसम। सो अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, एक लेवल और आगे जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन 612 एंड कार्बन 614। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलेगी। आई थिंक वी ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, बट ओके, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। ये होता है मेरी जान प्रोटॉन्स का नंबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये होता है मेरे बच्चे मास नंबर के बराबर, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूँ ये 12 है, 12 और प्रोटॉन्स का नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ से आ जाएगा 12 - 6, विच इज 6। सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा 8, विच इज 14 - 6। और ये दोनों देखो कॉमन सेंस, जो हमने स्टार्ट, ये दोनों छक्का छक्का, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो ये आर आइसोटोप्स। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर। सो आइसोटोप्स वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू आइसोटोप एग्जिस्ट? आइसोटोप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई शक? ओके, बट यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना मेरे बच्चे,
इसमें प्रोटॉन्स का नंबर भी 6 था और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 6 था। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो सारे। अगर थक भी गए, आई एम श्योर इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर ऑल ऑफ यू, स्कूल भी गए थे, कोचिंग भी आए होगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कंफर्टेबल बैठ सकते हो, बट थोड़ा सा अगर ब्रेक चाहिए होगा मुझे मैसेज डाल देना, सब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो अभी नहीं, लेकिन 6 - 6 तो ये हो गया 0, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस 0 था एक C612 कार्बन में। अगर मैं ये डिफरेंस यहां निकालू मेरे बच्चे, न्यूट्रॉन्स 8 थे, प्रोटॉन 6 थे, ये डिफरेंस आ गया 2। यस और नो? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर मैं ये डिफरेंस यहां निकालू, यूरेनियम एक बहुत प्यारा आइसोटोप है, 238 92। अगर मैं ये कहानी यहां करूं मेरे बच्चे, आजा मेरी जान, प्रोटॉन्स क्लियर दिख रहे हैं 92 हैं, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 238 -92 विच इज 146। ये न्यूट्रॉन्स का नंबर है, ये प्रोटॉन्स का। और अगर मैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालूं, दैट विल कम आउट टू बी 54। 146 -92 विच इज 54, अगर मैं मैथ्स ठीक लगा रहा हूं तो। पहले कितना था? 0 का, 2 का, अब कितना डिफरेंस हो गया? 54 का। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। होता क्या है मेरे बच्चे, जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या हुआ? बहुत बहुत, नेक्स्ट 5 मिनट्स सबसे ट्रिकी 5 मिनट्स हैं लेक्चर के। साइज बढ़ने से क्या हुआ? प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, न्यूट्रॉन्स का भी नंबर बढ़ गया। अभी हमने देखा था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नंबर बहुत बढ़ गया पहले से। तो हुआ क्या मेरे बच्चे? रिलेटिव सेपरेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कुछ नहीं मिलने वाला ये, लेकिन इसके बिना चैप्टर समझ भी नहीं आ सकता। इसके वजह से क्या हुआ, जब साइज बढ़ गया, घर बड़ा हो गया हमारा। इट्स समथिंग लाइक दिस, पहले हम एक छोटे से एक रूम में रहते थे, और उस एक रूम में 5 6 लोग थे। फिर हमने बड़ा घर बना लिया, लोग भी बढ़ गए, हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, आओ हमारे घर रहो, बड़ा बड़ा घर बनाया हमने, लोग भी बढ़ गए। लेकिन रिलेटिव सेपरेशन दो इंसानों के बीच में बढ़ गई। रिलेटिव सेपरेशन बढ़ने का मतलब है, अगर पहले दोनों के बीच में दूरी थी एक्स की, अब वो दूरी एक्स से बढ़ गई। इवन तो अब यहाँ पे कई बच्चों को डाउट आएगा मन में, सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़े, बिल्कुल बढ़े, बट साइज थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शनल, डिसप्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ा, जिसकी वजह से सब साइज बढ़ा मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे दोनों फोर्सेस, यानी कि रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों कम हुई। बड़े न्यूक्लियस की बात कर, जब ये दोनों फोर्सेस कम हुई, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है यहाँ पे, जब दोनों फोर्सेस कम हुई मेरे बच्चे, ये फोर्स थोड़ी ज्यादा कम हो गई, बिकॉज ये फोर्स 3 फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन से 3 फैक्टर्स थे, मुझे अभी बताया था, पीपी, एनपी, एन। ये 3 फैक्टर्स की वजह से कम हुई, जिसकी वजह से बड़े न्यूक्लियस में क्या हुआ, ये फोर्स जो पहले इसको बैलेंस करती थी, अब ये इसको बैलेंस की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर गई न्यूक्लियर फोर्स से इन अ बिगर न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव नेचर की है, और न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर की है, जब न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी मेरे बच्चे, तो आप खुद सोचो कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी? रिपल्शन। जिसकी वजह से जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, बड़े, वो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं प्लूरल। और अनस्टेबल न्यूक्लियर का मतलब ये हुआ जिसमें इनकी बचारों की टेंडेंसी है, टेंडेंसी बोला मैंने अगेन, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है टू डिसइंटीग्रेट, टूटने की टेंडेंसी है, क्योंकि रिपल्शन तोड़ेगी उसको। और जब इस डिसइंटीग्रेशन को, यहीं पे चैप्टर मेरा शुरू होता है, अब अगर ये डिसइंटीग्रेशन को मैं वेट करूं कि भैया आराम से डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, ये मैं जो मैं लिख रहा हूं ना, मैं सारा तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, कि मैं वेट करूं डिसइंटीग्रेशन हो जाए, तो ऐसा होने में बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से, वर्ड्स पकड़ना, जहां से चैप्टर शुरू हो गया अब तुम्हारा,
इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से कुछ रेडिएशंस निकलती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अभी समझाऊंगा डिटेल में। और इस फिनोमिना को मेरे बच्चे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द, स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब समझो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन का ये मतलब नहीं है कि बड़ा न्यूक्लियस जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, इनके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। लेकिन अगर मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं, जैसे हमारे कई बच्चों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, टाइम देख रहे हैं अभी से, टाइम देखना शुरू कर दिया भैया, अभी तो आधी क्लास में। अगर मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि मैं चाहता हूँ सर ये यूरेनियम है, 23892 है, बहुत ही तगड़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, मेरी अभी ये वर्ड आएगा बोर्ड में, जो अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल कौन से होंगे, ट्रिक बताया मैंने, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो इस, मैं इससे बहुत, इसको मैं वेट नहीं कर सकता। चाहत कह रही है सर मैं वेट नहीं कर सकती, तोड़ो उसको। क्योंकि इसके अगर मैं वेट करूंगा तो इसको वर्ड्स पकड़ना पड़ेगा, इसको 44, अगर मैं 1 kg यूरेनियम ले लू ना मेरे बच्चे, 1 kg, 1 किलो यूरेनियम, इसको खत्म होने में और ऑटोमेटिकली खत्म होने में, खत्म कैसे होगा मैं बताऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 44.68 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे नेचुरली खत्म होने में। नेचुरली खत्म होने का मतलब, पहले अल्फा, कभी अल्फा निकल, मोस्टली अल्फा डिके होता है इसमें, अभी समझाऊंगा डिके का मतलब। डिके हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है, रेडिएशन निकल रही है, छोटा 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 हो रहा है। जिसके कैमरे बंद हो गए हैं भैया, मैं आ जाऊंगा घर पे। 44.68 बिलियन ईयर्स के बाद मेरी जान, कहीं जाके यूरेनियम, ये कैसे निकालते हैं, ये 12th में हमें आपको एक फॉर्मूला कराएंगे हाफ लाइफ का, वहां से कॉन्सेप्ट सिखा लेंगे, कार्बन डेटिंग, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट एक आता है, वहां पे सिखाएंगे आपको एक प्रॉपर अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है। खत्म होगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ध्यान सुनना, मैं चाहता हूं कि भैया जल्दी तोड़ दो उसको। तो उसके लिए मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, इस यूरेनियम की बम्बार्डमेंट कर दूंगा एक सिंपल न्यूट्रॉन से। और वो जो बैलेंस बन बिगड़ा हुआ था, मैं उस दिन एक इसी बैच में पढ़ा रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल भी दिया था, कि दो दोस्त हैं जिनकी लड़ाई चल रही है, एक्स एंड वाई की लड़ाई चल रही है बस, और बाहर वाले किसी बंदे को पता, हराम मतलब, सॉरी, कई लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं, तो एक्स और वाई की लड़ाई चल रही है, और ये उनके किसी एक ऐसे बंदे को पता है कि इसका फायदा उठा सकते हैं हम, इनकी ब्रेकअप परमानेंट करा सकते हैं, तो वो कोई बीच में ऐसी आग लगा दें जिससे वो जो डेलिकेट बैलेंस था बस टूटने वाला था, वो टूट गया और ये अपने रास्ते चला गया, ये अपने रास्ते चला गया। ऐसा ही कुछ करता है एक न्यूट्रॉन, जो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बना हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऑलरेडी डोमिनेट कर चुकी थी न्यूक्लियर फोर्स को, बस एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मारने से क्या हुआ, ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है मेरे बच्चे, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, और इसने अपने साथ 3 न्यूट्रॉन्स और निकाल दिए, और अद्भुत एनर्जी निकाल दी। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा। अद्भुत अमाउंट ऑफ, अद्भुत गुना एनर्जी निकाल दी। और इस फिनोमिना को मेरी जान न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। फिजन, टूटने को फिजन बोलते हैं, जुड़ने को फ्यूजन बोलेंगे, फ्यूजन बाद में पढ़ेंगे। और अगर कुछ नहीं हो रहा, वे एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, उसको मैंने खाली छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो उसके अंदर से नेचुरली रेडिएशन निकलेंगी, अल्फा रेडिएशन निकलेगी, बीटा रेडिएशन निकलेगी, बताऊंगा क्या क्या होता है। एंड उस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। Sir, can you just repeat? ₹50 दे।
मैंने क्या बोला? अगर एक रेडियो, पूरी स्टोरी यही है, अगर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मैंने बताया जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल का बेसिस क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस। क्यों हुआ है वो भी मैंने तुम्हें बताया, कि अगर साइज बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगी, रिलेटिव सेपरेशन बढ़ेगी, दोनों फोर्सेस कम होंगी, ज़्यादा फोर्स कम न्यूक्लियर हो जाएगी, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी, जिसकी वजह से, रिपल्शन डोमिनेट का मतलब फटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ऐसे न्यूक्लियस, जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या अनस्टेबल आइसोटोप्स या अनस्टेबल न्यूक्लियर बोलते हैं। वो जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। उस एमिशन ऑफ रेडिएशंस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। लेकिन अगर मैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस की जगह, मैं चाहता हूँ मुझे बहुत सारी एनर्जी मिले, एनर्जी क्यों मिलती है मैं भी सारा समझाऊंगा आपको आराम से। आधा हाफ टाइम इज ओवर, मतलब 30 मिनट्स ओवर। रेडिएशन निकलेंगे और मैं चाहता हूँ वो जल्दी टूट जाए, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी एक्सटर्नल एक्सटर्नल न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करता हूँ। जब एक्सटर्नल न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है, तो वो जो बैलेंस ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे था, वो बैलेंस टूट जाता है मेरी जान। बैलेंस टूटने से क्या होता है? एक गिलास, कांच के गिलास को आप गिराओगे, टूटेगा, तो क्या होगा मेरे बच्चे? उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात समझनी है, जहाँ से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया था। मेरे पास मेरी जान, राइट हैंड साइड पे बेरियम और क्रिप्टॉन बना है, जो नए पार्टिकल्स, नया एटम्स हैं, नए एटॉमिक नंबर्स के साथ बना है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यूरेनियम था, जिसका एटॉमिक नंबर 92 था। इन दोनों का मिला के कुछ बनेगा जो 92 के क्लोज होगा। वर्ड्स पकड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, टफ पार्ट शुरू हो रहा है। लेकिन इफ यू सी, मेरे राइट हैंड साइड पे यूरेनियम नहीं है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम क्रिप्टॉन नहीं थे, फिर भी बन गए। बिकॉज मेरे बच्चे, टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, मैंने यहीं से लेक्चर स्टार्ट किया था, न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। बिकॉज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, it is the protons that are participating, and the protons are the identity of the element, and the identity of the element is controlled by the atomic number. So when you are disintegrating the nucleus only, you're breaking the nucleus only, the new atomic number will be formed. That दिव्यांश, मैंने हाथ देख लिया, lower your hand, you can send it out on the chat, I can't allow you अभी, मेरा momentum खराब हो जाएगा. So this is called as nuclear fission. एंड मेरी बात को ध्यान से ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यूजिंग अ ग्रीन कलर नाउ। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये देखो, पेरेंट कौन? जो जो था, मेन था। और इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, जो टूट के बनते हैं। और सात निकले तीन न्यूट्रॉन्स, फिर बताऊंगा इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट। एक बनाया, तीन बने, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। दिव्यांश डॉट बोलो जल्दी। और वो फ्री न्यूट्रॉन कहाँ से आया जो बम्बार्ड करवाया था? वो हमने रेडियो एक्टिव, हमने यूरेनियम, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं उसको। और वो कहाँ से है? हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, वी कैन क्रिएट न्यूट्रॉन्स। अब इसको और डिटेल में बताता हूँ, ध्यान सुनो। अब न्यूक्लियर फिजन में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, यही बताया, यस और नो? अब एनर्जी क्यों मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम का ही वापस ले रहा हूँ, 23592 ने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। ये बाहर से आता है स्लो मूविंग, ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में से मैक्सिमम पार्ट कट चुका है इसका, बट मैं तुम्हें बताया था, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बाहर से हम रिलीज करते हैं। स्लो मूविंग इसलिए करते हैं ताकि उसको सफिशिएंट, ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आता था, बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चन, वाई डू वी प्रेफर, रजीत तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो गया? वाई डू वी प्रेफर अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इंस्टेड ऑफ अ फास्ट न्यूट्रॉन? बिकॉज स्लो मूविंग का बेनिफिट क्या हुआ, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द यूरेनियम, देयरफॉर उसकी डिसइंटीग्रेशन बेटर तरीके से होती है। तो अब क्या हुआ, बेरियम बन गया आई थिंक 141, क्रिप्टॉन बन गया 92, प्लस थ्री न्यूट्रॉन्स बन गया, ऐसा कुछ होता है, आई कैन बी रॉन्ग इन वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी निकली। अब ये एनर्जी क्यों निकली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। ये एनर्जी निकलती है, द रिलेशनशिप वॉज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड आइंस्टाइन का सबसे पावरफुल रिलेशन था, सबने सुना होगा,
E is equal to delta m c square. कई बुक्स में इसको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी दे देते हैं. बेसिकली डेल्टा एम से समझना बेटर होता है. अब यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग बात आने जा रही है. यहाँ पे C तो हम सब जानते हैं लाइट की स्पीड है, जिसकी वैल्यू मैंने तुम लोगों को याद भी कराई हुई है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ लिखते हैं. याद आ गया सबको? ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी, वैसे ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वैक्यूम में 3 × 10⁻⁴. तो ये तो सी हो गया. ये डेल्टा एम क्या है? यूजिंग अ ब्लू मार्कर हेयर, डेल्टा एम है मेरे बच्चे मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स. मतलब एक बहुत बड़ा चीज सीखने को मिलने जा रही है. हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हुए, आपको सारे केमिस्ट्री के टीचर्स एक चीज पढ़ते थे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states that in a balanced chemical reaction, the mass of the reactant will always be equal to the mass of the products. Yes, babies and babas? Yes or no? In fact, law of conservation of mass को obey करने के लिए ये बच्चे बच्चे मैं reactions की balancing करता था. Yes or no? मैं रिएक्शन को बैलेंस क्यों करता हूँ, केमिकल रिएक्शंस को? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है. उसको फॉलो करने के लिए मुझे बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं बैलेंस करता हूँ. लेकिन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट होल्ड ट्रू. आप न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ मास लॉस होगा ही होगा. अब इसका रीजन समझो. आप बोलोगे सर मास दिख तो रहा नहीं लॉस, यहाँ 235 है, इनको ऐड करके भी अप्रोक्सीमेटली सेम बनेगा. यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझो. हम ये जो मासेस लिखते हैं यूजिंग नाउ यूजिंग विच कलर, ओके यूजिंग ब्लू कलर, ओके, ये जो मासेस लिखते हैं हम, ये होल नंबर्स में लिखते हैं. बट एक्चुअली में जब मैं इनको अगर एग्जैक्ट नंबर्स लिखूं, तो दिस इज नॉट 235, दिस इज 235.187, ऐसा कुछ. सिमिलरली दिस इज नॉट एग्जैक्ट 141, दिस इज 140.98 समथिंग. तो जब मैं एग्जैक्ट मासेस को लिखूं अगर, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड के मास में बहुत माइन्यूट फर्क भी अगर आएगा, मान लो इधर देखो 0.001 का भी फर्क आ गया, सिर्फ इतने केजी का, ये भी बहुत ज्यादा फर्क बताया. और ये वैल्यू यहां डालो 0.0, खड़ जाओ. हाँ देखो E इज इक्वल, चल जा मेरी जान, E, चल जा बेबी. हाँ E, अरे तो चल जा भाई, ऐसे ऐसे भी बताता हूँ, अभी चल जाएगी. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, अगर तुम्हारे पास पेन पड़े हैं, ठीक है. M कितना मैंने बोला, 0.001 kg को मल्टीप्लाई करना है 3 × 10⁸ के स्क्वायर से, स्क्वायर से. क्या हुआ, 0.001 इंटू 9 × 10⁻16. यस, यही हुआ मेरे बच्चे. तो ये वैल्यू कम आएगी कि ज्यादा आएगी? बहुत ज्यादा आएगी. Yes or no? So that is why the world is trying to use nuclear reactions as the future source of energy, because in a nuclear reaction, even a very, 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 very small mass loss produces a very, 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 very high amount of energy. That's why nuclear reactions, and especially the fission reaction, is one of the most important source of energy. Is a very important source of energy. फंडा समझ आ रहा है? तो फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम एक बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली तोड़ते हैं बाय अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिससे जब वो टूटता है तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज,
For a very simple reason, beta, for a very simple reason, because of a simple reason, because E is equal to mc square. M is the mass defect. कई बुक्स में, हाईफाई बुक्स में, M को मास डिफेक्ट बोलते हैं. मास डिफेक्ट का मतलब डिफरेंस ऑफ मास. किसके किसके बीच में? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच. है ना? क्या कर रही है तू? स्क्रीन पे क्यों लिख रही है मेरी? जिसकी वजह से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एम की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, का स्क्वायर मारा, वी गेट द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यार मेरा साला टैबलेट चलना कैसे बंद, ये पेंसिल क्यों नहीं चल रही मेरी? गड़बड़ कर रहा हूँ. गैस समझ आया फंडा? गैस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? चलिए, ठीक है. फंडा समझ आया सबको? सो हुआ क्या, इधर देखो. यूरेनियम 238, 235, कुछ भी ले लो. 235, 92 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया. इसके बाद बने दो एलिमेंट्स, एक्स प्लस वाई ले लो. ठीक है, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन. प्लस कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले. मेरी बात ध्यान सुनना. 3 न्यूट्रॉन निकले. 3 न्यूट्रॉन निकलने से क्या हुआ? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये पार्ट सिलेबस से 90% कट चुका है तुम लोगों को. ठीक है, फिर भी बताता हूँ. अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले मेरे बच्चे, इनको मैं फिर से दोबारा इसके पास नए वाले यूरेनियम के साथ ये फिर से रिएक्ट करेंगे. यहाँ से देखना. सो एक न्यूट्रॉन से ये 3 निकले थे, ये फर्दर 3 देंगे, ये फर्दर 3 देंगे, ये फर्दर 3 देंगे, फिर ये फर्दर 3 हो जाएंगे, ये फर्दर 3 हो जाएंगे. चेक करो. एंड सो ऑन. अगर मैं इसको ऐसे रिएक्शन को फैलने दूं मेरे बच्चे, तो ये बन जाता है मेरी जान, सबने सुना हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब. बिकॉज इस केस में क्या हुआ, ये रिएक्शन बन गई अनकंट्रोल्ड. क्या बन गई? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो एनर्जी इतनी निकलेगी, इतनी निकलेगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते. जो जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं कंट्रीज के पास, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? वो न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब ही होता है कि यू वांट टू डिस्ट्रक्ट समवन, सो यू डोंट नीड अ कंट्रोल्ड रिएक्शन मेरी जान. तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम कैसे कंट्रोल करते हैं इसको? लुक एट दिस केयरफुली. हम बेटा, क्या होता है, जब यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं एक स्टेप में, तो हम हर स्टेप में यहाँ से 2 न्यूट्रॉन्स को यूजिंग ग्रेफाइट रॉड हम इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. 2 को ऑब्जॉर्ब किया, कितने बचे? एक. उसको एक को फिर पार्टिसिपेट कराया, कितने निकले? 3. फिर कितने ऑब्जॉर्ब किए? 2. फिर निकले 3. फिर कितने ऑब्जॉर्ब किए? 3. ऐसे करते करते वो रिएक्शन को हम बना लेते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. क्योंकि वहां पे मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, वहां पे जो एनर्जी निकल रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो एनर्जी निकल रही है, वो मुझे उस एनर्जी से मैं टरबाइन घुमाऊंगा. टरबाइन घूमने से वो एनर्जी पैदा करेगी, बिजली पैदा करेगी. तो वहां मुझे बम नहीं बनाने, मुझे शहर तबाह नहीं करने, मुझे शहरों में बिजली भेजनी है. जो मेरा वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मुझे इसको ओवरकम करना है. मुझे बम धमाके नहीं करने. सो बेस्ड अपॉन द यूज, आई वुड कंट्रोल अ रिएक्शन. अगर मुझे नहीं कंट्रोल करनी, बिकॉज आई वांट टू कॉज डिस्ट्रक्शन, I would cause destruction. That destruction is called as bombs. यहाँ तक क्लियर है? Okay, I'm giving you 2 minutes break, guys. You can do a small gedi. You can drink your water if you want to. You can. It's 9:21. We'll resume in 9:23. 2 minute break. ले लो.
गाइस सब आ गए हो? इट्स 9:23, लेट्स रिज्यूम। गाइस आ जाओ वापस। आ जाओ, पानी पुनी पी लो, पी के आ गए हो? गुड, एवरीबडी इज बैक। थक गए हो? प्रांजल थक गई है थोड़ा सा। गैस, तन्वी थक गई बेटा? नहीं थकी। अभिमन्यु थक गया? आज तो नींद नहीं आ रही अभिमन्यु? ठीक है, ऑसम। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो अब मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो। कह रहा है C614, Na1123, यूरेनियम 23892। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ देम फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप? लेट्स टेक अनदर। C612 MCQ आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोल दो भाई। सर यूरेनियम। 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 इज ओके, यूरेनियम। कोई और कुछ? रुद्रांश, व्हाट डू यू वांट टू से? सर कार्बन 14। इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ओके। सर सर यूरेनियम 238। यूरेनियम 230। एनीवन एल्स? कार्बन। हैंड्स डाउन रुद्रांश। ध्यान से देखेंगे, मैंने गूगली फेंकी थी। मोस्ट ऑफ यू हैव बीन क्लीन बोल्ड। ये तो डेफिनेटली है। इसमें कितना है अभी बताया था? प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। 8। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने? 12। प्रोटॉन्स कितने? 92। न्यूट्रॉन्स कितने? 146। प्रोटॉन्स कितने? 6। 6। यस और नो? अदिति, यस और नो? तो मेरे बच्चे, ये तीनों ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं, क्योंकि तीनों में ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, सॉरी, अमाउंट सेम नहीं है। सो ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, ओनली दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। बट अगर ये पूछ ले विच इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव, देन आंसर वाज यूरेनियम। बट मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने सिंपल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो आंसर इज ऑल थ्री आर। अगर मैं ऑड वन कर लेता, विच वन इज द ऑड वन आउट, तो आंसर यूरेनियम नहीं था, आंसर ये था ऑड वन आउट, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है मेरे बच्चा। समझ आया? ओ देवियों, समझ आया? देवों, समझ आया? राजीव मेहता चैटिंग कर रहे हो नीचे लड़की से? राजीव बोलो। सर जैसे अगर कोई और एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके एक्चुअल में डिफर करते हो, तो उस केस में भी तो वो रेडियो एक्टिव होगा क्या? तो एक्चुअली डिफर कर रहे हैं, नहीं अननेचुरल। सर, हम्म। जैसे कार्बन कार्बन जो नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मली। हाँ, तो यूरेनियम 238 तो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है भाई। यस सर। तो ये रेडियो एक्टिव ही है। समझा नहीं मैं तेरा डाउट। व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? सर जैसे कार्बन, सर कोई आइसोटोप नहीं, सिंपल एटम जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहे एक उससे डिफर कर रहे हो एक नंबर से, तो फिर क्या वो रेडियो एक्टिव होएगा? होगा, बट बहुत कम होगा। बट मैंने ये नहीं पूछा था कम ज्यादा, मैंने पूछा है कि नहीं है। आंसर इज है। जहां पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का इंबैलेंस होगा, वहां रेडियो एक्टिविटी की टेंडेंसी होगी। समझ रहे मेरे बच्चे? ओके, कमिंग बैक। एक्सक्यूज मी सर। यस मेरे बच्चे। सर जैसे आर्गन है उसमें भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस होता है, हम्म। पर हम कहते हैं वो एक नोबल गैस है, मतलब वो अनरिएक्टिव है। So how is noble gas, Arush, how is noble gas thing related to the radioactivity? When we say it's a gas is a noble gas, we tend to say it in the context of the chemical reaction. My love,
We are not talking about a chemical reaction today. We are talking about a nuclear reaction. And the tendency of a body to have a chemical reaction has got nothing to do with the tendency of a body to undergo a nuclear reaction. Is it clear? यस सर, सो मतलब लाइक कोई भी बॉडी जिसमें न्यूक्लियर भी रिएक्शन अंडरगो जिसमें सकती है। भी देयर इज अ डिफरेंस, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि वो टेंडेंसी कईयों में बहुत वीक है, तो वो दे माइट नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्ड टेंडेंसी, नॉट एक्चुअली शोइंग रेडियो एक्टिविटी। ठीक है मेरे बच्चे? यस सर। आरुषि ना, यस सर आरुष, टेस्ट कैसा हुआ था आज मैग्नेटिज्म? सही था सर, हो गया था न्यूमेरिकल। हो गया था वो? यस सर, इजी था। ठीक है, ओके गाइस, कमिंग बैक। सो अब क्या हुआ, हमने एक रेडियो एक्टिव सैंपल को रख दिया। ठीक है, ये सैंपल पड़ा है रेडियो एक्टिव सैंपल। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये आपके बुक स्कूल, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट लगा दी, और एक हमने साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट। ये क्या रखा मैंने, रेड कलर का एक बीकर से मैं क्या रख दिया मेरे बच्चे, ये क्या रख दिया, एक रेडियो एक्टिव सैंपल, मतलब कोई चीज जो हाईली रेडियो एक्टिव है। अब इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। रेडिएशंस को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल कराया। तो अब रेडिएशंस तीन टाइप की निकलती हैं मेरे बच्चे। या निकलेगी अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन का मतलब है, अल्फा रेडिएशन का मतलब समझेंगे ध्यान से, क्योंकि यहां पे आपके क्वेश्चन आने एग्जाम में। एक हीलियम पॉजिटिव, ये इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा हमने, शायद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हुए पढ़ा था आप लोगों ने। ये है अल्फा पार्टिकल बेसिकली। ध्यान देंगे तो ये अल्फा पार्टिकल क्या ऑब्जर्व किया गया, अल्फा इज पॉजिटिव पार्टिकल, तो इसको प्यार मिलेगा नेगेटिव से, तो अल्फा चला गया कुछ ऐसा। तो जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ गया, दैट इज अल्फा पार्टिकल। Then there is another particle, beta decay या beta particle, which is basically a electron kind of a property, which is basically negative one. So a electron will obviously be getting attracted towards the positive plate. So ये चला गया electron, which is beta particle. And the third kind of a particle is मेरे बच्चे gamma particle. Now gamma has a property of, it has no mass, and also मेरे बच्चे it has no charge. So it's basically zero charge. So when something is neutral, neither it will be attracted towards a positive plate nor it will be attracted towards a negative plate. तो गामा चला जाएगा मेरे बच्चे, I'm so sorry, सीधा जाना था, ये गामा। अब अगर आप ध्यान दो, गामा सीधा गया, पॉजिटिव प्लेट पे मिला कौन, बीटा। पॉजिटिव में मिलेगा बीटा एंड नेगेटिव में मिलेगा अल्फा। और बीटा क्योंकि हल्का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बीटा पार्टिकल क्योंकि हल्का है मेरे बच्चे, हल्का होने से क्या हुआ, इसकी जो डिविएशन है, डिविएशन का मतलब होता है कितने एंगल से पाथ चेंज हुआ, तो इसकी डिविएशन ज्यादा हुई, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा स्टीपली बेंड किया था एज कंपेयर टू अल्फा, जो थोड़ा दूर गया। रीजन वेरी सिंपल, एग्जाम में आ सकता है, व्हाई बीटा पार्टिकल हैज मोर डिविएशन, बिकॉज बीटा पार्टिकल मास इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इस डिकेज को ध्यान समझते हैं। डिके का मतलब क्या है मेरे बच्चे, वेट तेरा काम खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूरेनियम का 23892 आइसोटोप, एग्जाम में क्वेश्चन आया, इट अंडरगोज, चाहत इट अंडरगोज एन अल्फा डिके। देखो इसको कैसे समझना है, अल्फा डिके का मतलब है, इधर देखो, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, निकल गया मतलब वो उधर चला गया, He42। अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस विद द मास ऑफ 4 एंड द चार्ज ऑफ +2। तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस गामा निकलेगा साथ। गामा बेसिकली एनर्जी कैरी करता है, चाहे बहुत कम एनर्जी भी हो, गामा विल कैरी दैट एनर्जी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक जो बचा न्यूक्लियस, उसका क्या मास नंबर है, और उसका, या आपकी बुक में फ्री के क्वेश्चन है, और 8 10 10 पूरी एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चन पे गिवन है, एक लॉजिक पे पूरी एक्सरसाइज गिवन है, और इसका क्या एटॉमिक नंबर है। बहुत सिंपल, हम अजम्पशन करेंगे, अगेन दो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू, बट फॉर दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी डू एन अजम्पशन दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने इक्वेशन बना दी, इसको मास दे दिया हमने ए, स्मॉल ए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका एटॉमिक नंबर मान लिया बी। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बनाई, 238
चेक करो ध्यान से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए प्लस 4 प्लस 0। तो यहाँ से ए आ गया, 4 तो चला गया, 234। सिमिलरली एक सिमिलर इक्वेशन बनाई मैंने सबस्क्रिप्ट्स के लिए, अभी बनाई थी सुपरस्क्रिप्ट्स के लिए, जो मतलब ऊपर होते हैं, सबस्क्रिप्ट्स की बनाई। 92 इज इक्वल टू बी +2 +0। चेक करो ध्यान से, तो ये 2 उधर चला गया, बी आ गया मेरी जान 90। सो जो नया एलिमेंट बना, दैट इज एन एलिमेंट विद एक्स, इधर देखेंगे सारे, विद अटोमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 234। This is after 1 alpha decay. I think ये, if I remember it correctly, ये प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सो एलिमेंट एक्स इज प्लूटोनियम। आई थिंक प्लूटोनियम और थोरियम में से कोई है। सर इट्स थोरियम। थोरियम ना? हाँ वही मुझे, हाँ यस सर। इट्स थोरियम, परफेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ आया गाइस? कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? तो अल्फा डिके में क्या निकला? एक हीलियम न्यूक्लियस निकला। सेम चीज अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इस वे में एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, 238 92 का कहता है बीटा डिके हुआ। Now what is beta decay? Beta is similar to that of electron। तो मैंने यहाँ पे लिखा बीटा का सिंबल ये डाल दिया इलेक्ट्रॉन का। Now we all know electron has got a negligible mass and a charge of -1, गामा निकला 7, यहाँ पे निकला again XAB। I know this might be easy for few of you, but this is important for board exams, very important। 238 is equal to A +0 +0 मेरे बच्चे, तो A comes out to be 238। 92 is equal to B -1 +0, तो B comes out to be 93। So मेरा X is 93 238। A very interesting part here is that you see the atomic number has increased by 1, whereas the mass number has remained same। Yes or no? So जिन एलिमेंट्स का मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स। वेरी गुड, डराना नहीं है मुझे बेटा, रात हो गई है, डर जाऊंगा मैं। आइसोबार्स। सो क्या हुआ, 1 मार्क में क्वेश्चन, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट इन अ बीटा डिके या आफ्टर अ बीटा डिके आइसोबार्स आर फॉर्म्ड। प्रूव करने के लिए सिंपल एग्जांपल लिया, इसका भी एटॉमिक, इसका भी मास नंबर 238, इसका भी 238, तो बेसिकली दीज टू आर मेरे बच्चे आइसोबार्स। फंडा समझ आया सबको गाइस? फंडा समझ आया सबको? यस सर। पक्का? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है कि एक एलिमेंट है, कोई भी ले लो, ध्यान से देखना, आपकी बुक्स में एक जर्नल फॉर्म में भी दियो, एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर प्रॉब्ली ए एंड मास नंबर बी। ध्यान सुनना, इट अंडरगोज एन अल्फा डिके फॉलोड बाय अ बीटा डिके फॉलोड बाय अनदर अल्फा डिके। ये आपकी बुक्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूं सो दैट यू डू नॉट हैव टू काउंट अपॉन एनीवन फॉर दिस। फाइंड द फाइनल एलिमेंट atomic number and mass number in terms of A and B। I think very simple। पहले अल्फा डिके है, अल्फा को मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या, He42। लेट द फर्स्ट एलिमेंट जो बना वो Z बना, इधर देखो सारे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, ये क्या हो गया, Z बना। ये सीधा बनेगा B-4, ये बनेगा A-2। इस स्टेप में कोई डाउट है? हाथ खड़ा करो, डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, वैसे भी बताया था बेटा, अगर नहीं समझ आया। B इज इक्वल टू दिस दिस +4, तो ये दिस वुड बी B-4। सिमिलरली A इज इक्वल टू मेरे बच्चे दिस +2, दिस इज A-2। मेक सेंस मेरे बच्चे? गाइस गर्ल्स एंड बॉयज समझ आ गया मेरी जान? मुंडियां हिलाओ। यस सर। ऑसम। अब इसी का, अब इसका बीटा डिके हो गया, ये -4 था, रेड से यूज कर लेते हैं, B-4 था। अब मेरे बच्चे बीटा डिके में भी हमने स्टडी किया, ध्यान समझना, बीटा डिके में ये चीज सेम रहती है मेरे बच्चे, ये 1 से बढ़ जाता है मेरे बच्चे,
तो अगर नया एलिमेंट बना, मान लो Z1 ले लो, तो ये चीज सेम रही, और ये A-2 एक से बढ़ गया, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? A-1। यस और नो गाइस, यस और नो? समझ आ रहा है मेरे यस बच्चे? सर। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद मेरी जान, इसका फिर से अल्फा हो गया। अब अल्फा में ये चीज कितने से कम हो जाती है? 4 से। दिव्यांश, ये चीज कितने से कम होती है बच्चे? सर कौन सी वाली? मास नंबर कितने से कम होता है अल्फा में? -4। -4। तो ये चीज, इसको Z डैश या Z2 ले लो फाइनल एलिमेंट, ये हो जाएगा B -4 B-8, और ये चीज 2 से कम होती है, A-1 -2 A-3। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिटेल उसमें भी आ सकता है। तो फाइनल एलिमेंट जो बना, उसका मास नंबर है B-8, और उसका एटॉमिक नंबर है A-3। अगर वो बहुत समझदार है, बहुत शाना है, अगर वो धज्जी उड़ाना चाहता है बच्चों की, तो वो इसी में इसको इसको ऐसे बोलेगा, जो नया एलिमेंट बना फाइनल, खाना गुड मॉर्निंग, जागी आ गई तू वापस? जो फाइनल एलिमेंट बना मेरे बच्चे, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रियांश, तो अगर न्यूट्रॉन्स पूछेगा तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो B-8 -A-3, B-8 -A+3, तो B-A-5, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ट्विस्ट डालने के लिए वो कर सकता है, और अगर वो चाहे आपको पागल करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिनारा समझ आ गया? जोनाथन, बस another 10-15 minutes boy. I'm sure guys you're hell tired. I'm also tired, but ठीक है, we have to at times. No, Aditi is not tired. Tired, okay, awesome, I can understand, everybody must be very tired. I understand. कल स्कूल है या स्कूल जाना बंद नहीं कर रहे तो तुम्हें? ओके गाइस, यहाँ तो कोई डाउट? Guys, can you give me 1 minute? यस अभी, अभिजोत, अभिजोत बोल बच्चे, डाउट पूछ ले, देन आई विल मूव टू द यस नेक्स्ट। सर, ये जो यही वाला टॉपिक है वो आप एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो? कौन से वाला बेटा? ये वाला? हाँ जी, यही वाला। ये लास्ट जो क्वेश्चन कराया मैंने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ले ले बेटा, कर ले। तो फॉर एग्जांपल यूरेनियम के ले ले, 238, 92, कहता है पहले अल्फा डिके हो गया, फिर कहता है जो बना उसका मान ले बीटा डिके हो गया। इतने इतने से समझा दूं? 2 स्टेप में समझा दूं? सुन रहा हो सर? ठीक है बेटा। अब देख, यूरेनियम 238 92 का अल्फा डिके हुआ, तो जो तेरे पास बना एलिमेंट एक्स, उसका ये 234 हो गया, और ये 90 हो गया। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? अब अगले स्टेप में इसका बीटा डिके हुआ। बीटा डिके का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन E0-1। तो जो नया एलिमेंट बना जेड ले ले, उसका ये 234 ही रहेगा, तो ये 91 हो जाएगा। तो फाइनल एलिमेंट इज, एटॉमिक नंबर इज 91, मास नंबर इज 234, न्यूट्रॉन्स आर 224 - 91, यू कैन फाइंड। गाइस समझ आया? यस सर। दिनारा बोल बच्चे। Sir, can you explain that alpha decay once again? अल्फा डिके दिनारा इज अ डिके बच्चे, जिसमें ऑन अ सीरियस नोट, एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में से, वर्ड्स पकड़ना, एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में से हीलियम न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब है He42 बार। He42 मतलब उसका मास नंबर 4 कम हो गया, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। मतलब जब अल्फा रेडिएशन निकली, तो हल्का सा उसका मास कम हो गया, और हल्का सा उसका चार्ज, एटॉमिक चार्ज भी कम हो गया। ये मतलब है अल्फा का। जब बीटा निकलता है, तो बेसिकली देखो, नॉलेज के लिए बताता हूँ, वैसे इंटरेस्टिंग है। जब बीटा निकलता है, बीटा हुआ क्या, देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, किसी ने मेरे से एक बात नहीं पूछी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बनती थी। 1 मिनट दो guys। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर, एक न्यूट्रॉन, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं,
न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल सकता? बीटा इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन. Nobody asked me this. Last year, Sir, I've messaged you the same question. I was expecting a reply, but didn't got one. I'm so sorry, बेटा. मैंने ना चैट में देख नहीं पा रहा था because there was so much on my screen already. If you have asked it, सर brilliant, brilliant. हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा था? ओके, इसका लॉजिक है मेरे बच्चे. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है मेरे बच्चे, न्यूट्रॉन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर. दिनारा, यू कैन लोड ऑन योर हैंड. वो जब टूटता है तो उसमें से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला बेसिकली दिस इज बीटा पार्टिकल. This is the concept. Let's understand this with a very simple reaction. न्यूट्रॉन इज 1 1. ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं, मतलब आई थिंक शायद बुक में डेटा इतना कहीं काम नहीं आएगा. दिस बिकम्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. ये मैंने क्या लिख दिया? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, सॉरी, 0. सो हुआ क्या? प्रोटॉन का चार्ज 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1. 1 and -1 becomes 0. इसका 0 मास, इसका 1 मास. 1 plus 0 becomes 1. That's the concept. So वो जो जो अगर किसी को डाउट आ रहा था ये कि सर बीटा अल्फा रेडिएशन तो समझ आता है, रुद्रांश गिव मी मिनट. अल्फा रेडिएशन तो समझ आता है बिकॉज अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम इज पॉजिटिव और न्यूक्लियस में से पॉजिटिव चीजें निकलेगी. बट ये बीटा रेडिएशन समझ नहीं आ रहा. बीटा इज अ नेगेटिव पार्टिकल. हाउ कैन अ न्यूक्लियस एमिट अ नेगेटिव पार्टिकल? तो आंसर टू दैट इज बेटा बेसिकली जब न्यूक्लियस टूट रहा है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स टूट रहे हैं. सो अगर एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली a negative particle. That negative particle is nothing but a beta particle. Rudransh, yes, you had a doubt, beta? Sir, the example which you gave of the X with mass A and B, Yes, baby. mass and ये ले. atomic number, हाँ आ गया. so that is a radioactive reaction or a nuclear fission reaction? Baby, I've given you very simple. This is radioactive. न्यूक्लियर फिजन तब होगी बाबू जब आप न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करोगे. या मैं कोई बम्बार्ड नहीं कर रहा, ये नेचुरली हो रही हैं. ये मैं नहीं करवा रहा, ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं. ओके गाइस, आई वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ द सेशन. आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज. गिव मी अ मिनट. So I'm putting this session on hold right now. Give me a minute. Let me just stop sharing the screen. So okay, so good to see you, so many of you. Rudransh, you can load on your hand. So Rudransh, let me clarify that out. So radioactivity, Rudransh, then I'll introduce someone. So Rudransh, radioactivity का concept ये बताया क्योंकि radioactivity natural phenomena है. फिजन तब होगी मेरी जान अगर तू बाहर से एक न्यूट्रॉन लेके उसको बम्बार्ड करेगी. Clear? So guys,